जब कोई अपना कर्म करता है तो उस दिव्य ज्ञान रूपी कर्म के द्वारा अपने आप को कैसे भगवत युक्त वो बनाता है। और हम पिछले 3 सिटिंग से ये श्लोक ले रहे हैं, जो कि इस श्लोक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस एक श्लोक में भगवान ने, जिसको हम कहेंगे विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन का अर्थ क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसको कहते हैं इंग्लिश में विन विन सिचुएशन। तो इस भौतिक संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए अपने आप को कैसे स्वतंत्र करना, अपने आप को कैसे निराश्रित बनाना, इस भौतिक संसार के आश्रय से रहित बनाना, ये संक्षिप्त रूप में इस श्लोक में बताया गया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहता है, वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो हमारे चर्चा के विषय जो हमने पिछले सिटिंग्स में लिए थे वो इस प्रकार से हैं, और पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध ये भी हमने प्रस्थापित किया कि पूर्ण ज्ञानी की पहचान पिछले श्लोक में भगवान ने दी। तो अर्जुन का ये प्रश्न कि यदि मैं पूर्ण ज्ञान में स्थित हूं तो उसके क्या फायदे होंगे। अत्यंत लगन के साथ जब कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है, अपने कर्म करता है पूर्ण लगन के साथ, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अभिप्रवृत्त। और जब वो पूर्ण लगन के साथ अपना कर्म करता है तब जाकर वो सदैव संतुष्ट रहता है, नित्य तृप्त। और जब वो इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार के कर्म पूर्ण लगन के साथ अभिप्रवृत्त होते हुए प्रतिदिन अपना जीवन इस प्रकार का बिताता है, तो प्रतिदिन वो संतुष्ट रहता है। तो पिछली बार हमने ये लिया था कि 12 regrets of dying people, 12 rewards of dying people in India, यदि आपको याद है। और फिर महाभारत के अनुसार, युधिष्ठिर महाराज के अनुसार उन्होंने बहुत व्यावहारिक तरीके से समझाया कि ये 3 चीजें यदि कलयुग में किसी के साथ सिद्ध हो रही हैं तो दैट पर्सन इज अ सक्सेसफुल पर्सन इवन लिविंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। और फिर हमने नैव किंचित करोति सह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है इस श्लोक की। कर्म करते हुए कैसे अकर्ता बने रहना, अर्थात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान ये इस अध्याय का शीर्षक है, तो बुद्धि से जब कोई
इस प्रकार के कर्म में लगता है जो कर्म उसे बांधता नहीं, तो वो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। कीचड़ में कमल रहता है परंतु कीचड़ से कभी प्रभावित नहीं होता। इसलिए जब भी कमल के विषय में चर्चा होती है तो कीचड़ की चर्चा नहीं होती। कवि काव्य इत्यादि में यदि आप पढ़ोगे तो कमल, हाँ, यदि ये उदाहरण जब कीचड़ का दिया जाता है तो वो किस संदर्भ में दिया जाता है कि कीचड़ में रहने के बावजूद कमल जो है वो कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वो अपनी सुंदरता बनाए रखता है। और ये जो उदाहरण है कीचड़ और कमल का, इससे ये भी समझ में आता है कि कमल खिलता है उस कीचड़ में ही। यदि ये कहा जाए कि कमल को कीचड़ से निकाल दिया जाए तो क्या कमल खिलेगा? हो सकता है कि न खिले। हाँ, आध्यात्मिक संसार के जो कमल हैं वहां का कीचड़ भी सच्चिदानंद है, वो भी दिव्य है, परंतु कमल की विशेषता यह है कि कीचड़ में रहने के बावजूद वो कमल कलंकित नहीं होता। वो कभी उस कीचड़ के संपर्क के वजह से दूषित नहीं होता या उसके ऊपर दोषारोपण कोई नहीं कर सकता कि अरे चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी इसकी काव्यात्मक तरीके से इसकी तुलना की गई हो, परंतु आया तो कीचड़ से ही, ऐसे कभी नहीं कहता। इसलिए भगवान ये सारे जो उदाहरण भगवत गीता में दे रहे हैं, पद्म पत्रम इवाम्भसा, कि कमल का पत्र, उसका जो उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया, और ये जो सिद्धांत कि कर्म करते हुए अकर्ता बने रहना, आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग, तो हमने कुछ मुद्दे लिए थे और इन्हीं मुद्दों पर आधारित आज हम हमारे इस सत्र में कुछ और मुद्दे लेंगे आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग के संदर्भ में। तो ये मुद्दे हमने पिछली बार डिस्कस हम कर चुके थे। हैविंग अ गोल विदाउट फ्रस्ट्रेशन, वर्किंग हार्ड विदाउट गेटिंग अटैच्ड, बीइंग रिस्पॉन्सिबल विदाउट एंजॉइंग द फैसिलिटीज, एसोसिएटिंग विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस, ट्रस्टिंग विदाउट गेटिंग फूल्ड, being polite without getting bullied, leading without exploiting। और याद है कौन सा हमने एक विशेष उदाहरण लिया था? आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग इज कंपेयर्ड टू प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी। और इसके जितने रूल्स थे वो सारे रूल्स हमने प्रस्तुत किए थे, और उन रूल्स की यदि तुलना हमारे लिविंग रूल्स से की जाए कि कैसे जीवन जीना है, कि आपको आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए शत्रु पक्ष में जाना है, अपोजिशन में आपको जाना है, पूरा सपोर्ट होगा, आपकी टीम का पूरा सपोर्ट होगा, लेकिन जाना आपको अकेले है। तो पूरा परिवार आपका, पूरा खानदान, रिश्तेदार, समाज होगा आपका, परंतु जो कर्म आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हो, वो व्यक्तिगत कर्म वो आप ही के अकाउंट में जाने वाले हैं, उसका उत्तरदायित्व स्वयं को लेना हो। और फिर हाँ, वो कैसे किया जाए, जैसे कि पूरी टीम जब भेजती है किसी एक को, जाओ तुम जाओ, और उसको वहां पर ऐसे नहीं कि जाके सबके हालचाल पूछ के आना है, कैसा भाभी कैसी है, ठीक है, हाँ सब ठीक है, नाश्ता वास्ता हुआ, नहीं, उसको कुछ उपलब्धियां,
इसलिए जीते जी ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इस मनुष्य शरीर में जब तक हम वो वस्तु हासिल नहीं करते जो कि पशु समाज नहीं कर सकता, जब तक हम वो वस्तु हासिल नहीं करते, तब तक हम चाहे कितनी भी शक्तिशाली टीम के मेंबर हों, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा योगदान क्या है, तो हर एक मनुष्य के अंदर, यदि हम ये पूरा मनुष्य समाज ये एक हमारी खुद की होम टीम कहें से, तो हम सब का उत्तरदायित्व है कि जैसे अपोजिशन और डिफेंस, ये दो चीजें कबड्डी के अंदर क्या है, दो चीजें, एक है अटैक और एक है डिफेंस। तो ये दोनों चीजें कि कैसे हम कर्म करते हुए वो हासिल करें जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है एज अ मनुष्य, और उन चीजों से बचें जो कि इस भौतिक संसार के जो प्रभाव हैं जो हमें आउट करने के लिए तैयार है। और उसके लिए वो टीम मेंबर्स को क्या करना होता है, ट्रेनिंग। वो टूर्नामेंट चैंपियनशिप से पहले हर एक टीम मेंबर वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के अंदर बहुत बार आउट होते हैं। उनको बोला जाता है कि हाँ, ट्रेनिंग के अंदर आउट होना ठीक है, जायज है, लेकिन फाइनल मैच में नहीं, फाइनल मैच में अफोर्ड नहीं कर सकते। फाइनल मैच मतलब जब हमारी जिंदगी में ऐसी परीक्षा की घड़ियां आएंगी, ये मत समझिए कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मेरे जीवन में कोई परीक्षा नहीं, वो सारी परीक्षाएं तो कुछ नहीं थी। जीवन की वास्तविक परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं जब हम अपने पैरों पे, तथाकथित अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। अब हमारे परिवार वाले, माता पिता जो एक दिन हमें हाथ पकड़कर चला रहे थे, पहले कदम हमारे, हम उनके हाथ पकड़े हुए ले रहे थे, और उन्होंने हाथ पकड़े पकड़े हमें बड़ा किया, खिलाया, हमें पहनाया, रक्षा की हमारी, सब कुछ जिलाया हमें। उसके पश्चात फिर वो छोड़ देते हैं कि अब तुम किसी का सहारा बनो, अब तुम तुम्हारा योगदान दो। और सबसे महत्वपूर्ण इस कबड्डी गेम में क्या शिक्षा हमने ली कि ये जो भी वो मैच चल रहा है, जाकर उसको दूसरी टीम में इतने लोगों को आउट करना है, निरंतर निरंतर उसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक सांस है उस सांस को पकड़े हुए, पता नहीं उसके बाद वाली सांस हम खुद आउट ना हो जाए, और वो सांस छोड़ देंगे तो आउट अवश्य हो जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस गेम ऑफ कबड्डी। तो आज हम इसी ये जो मुद्दा है, नैव किंचित करोति सह, आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग के कुछ और मुद्दे लेंगे। कुछ व्यावहारिक उदाहरण हमने लिए हैं ताकि हमें समझ में आए कि अब 2018 में मैं जो जीवन जी रहा हूं, तो 2018 में ये इंटेलिजेंट लिविंग जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी, ये क्या संभव है। तो कबड्डी तो जानते हैं, कबड्डी के गेम से हमने उसे थोड़ा और व्यावहारिक बना दिया। आज कुछ और उदाहरण ऐसे व्यावहारिक लेंगे। सबसे पहला उदाहरण, आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग, ड्राइविंग विदाउट एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स जो इतना हम सुनते हैं समाचार में या देखते हैं, कई बार देखा भी होगा, हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ होगा, हमारा एक्सीडेंट हुआ होगा। किसका एक्सीडेंट होता है? एक्सीडेंट उसी का होता है ना जो घर से निकला है किसी गाड़ी में, रास्ते पर, घर जो बैठा हुआ है, हाँ
अलग प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है कि बैठे बैठे उसको हार्ट अटैक आ जाए, वो भी एक एक्सीडेंट है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर ड्राइविंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अधिकांश आप लोग सब ड्राइविंग जानते होंगे, या तो टू व्हीलर जानते होंगे, या फोर व्हीलर जानते होंगे, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। ड्राइविंग हम सब कुछ न कुछ हद तक जानते हैं। तो अब यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि आपने जब ड्राइविंग सीखी तो आपके मन में डर नहीं हुआ कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? हाँ, सबके मन में सबसे पहला डर क्या था? कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। चाहे हम शुरुआत में बचपन में साइकिल सीखना प्रारंभ किए, उसमें भी सबसे पहला डर क्या था? ये भैया बैलेंस कैसे होगा, ये दो पहिए बैलेंस कैसे होंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है साइकिल का कि साइकिल को बिना स्टैंड के दो पहियों पे ऐसे ही खड़े रखो, गिर जाएगी, है ना। साइकिल को बैलेंस रखने के लिए करना क्या है? उसको चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना। उसको जैसे ही चलाओगे अपने आप वो साइकिल जो है अपने आप नहीं, आपको बैलेंस करना होगा, वो सीखना होता है। अभी इतने सालों से जो हम साइकिल सीख चुके हैं, अब क्या क्या नहीं चलाते, तो हमको लगता है कि ये क्या है, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन वहां से शुरुआत हुई थी हमें, और अभी अभी याद है कि वो साइकिल सीखना जो हमने प्रारंभ किया था, तो कितने बार घुटने घिसे थे, खून निकला था, गिरे थे, हाँ, साइकिल टूट गई थी, कितनी बार ये हुआ। और गिरकर उठकर एक्सीडेंट होते गए, छोटे बड़े, खून भी निकला, खरोंच आई, घाव हुए, परंतु फिर भी उठकर सीखा, साइकिल सीखा। उसके बाद में फिर स्कूटर, जो भी मोपेड, आजकल तो वो सब नहीं आते, क्या है आजकल, एक्टिवा, स्कूटी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, लाइसेंस, है कि नहीं। लाइसेंस जब हमको मिला तो आइडियली, अब ये हम नहीं कहते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग लाइसेंस निकलवा लेते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, परंतु आइडियली लाइसेंस किस व्यक्ति को दिया जाता है? जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस देते हैं कि उनको विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति एक्सीडेंट नहीं करेगा, खुद को नहीं मारेगा और दूसरे को भी नहीं मारेगा। अब देखो, उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, अब देखो ड्राइविंग का एक अलग जो कन्वीनियंस है कि आप गाड़ी में जहां पर भी जाना चाहें जल्द पहुंच जाते हैं। ये अलग बात है कि ट्रैफिक आपको उसी गाड़ी, जो गाड़ी आपने ली कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, हाँ, वही गाड़ी के वजह से लेट पहुंचते हैं। तो गलती गाड़ी की नहीं है, क्योंकि सभी सोच रहे हैं कि हम हमारी गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे, और सभी एक ही टाइम रोड पर आते हैं, और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम। इसलिए मैं जब जर्मनी गया था, तो जर्मन कार सबसे फेमस कार्स बताई जाती हैं, ये सारी ऑडी, मर्सिडीज इत्यादि। वहां पर अधिकांश, वहां मैंने देखा म्यूनिक में, वो सब साइकिल चलाते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक से इतना परेशान हो गए हैं। जो साइकिलिस्ट हैं उनके लिए अलग लेन है, उस लेन में कोई चल भी नहीं सकता। कोई अगर चलने लगा है उस पे तो उसको फाइन, पेडेस्ट्रियन को फाइन है, साइकिलिस्ट के लिए अलग लेन है, उस पे कोई नहीं चल सकता। तो मुद्दा ये है कि जब हम ड्राइविंग शुरू करते हैं तो एक कन्वीनियंस, एक है प्लेजर, हाँ, वो अलग बात है। मतलब नासिक में ड्राइविंग का प्लेजर, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्लेजर के लिए नासिक में ड्राइविंग करता हो।
मतलब यदि आपको सही में आपकी नींद उड़ानी है, आपको बहुत नींद आती है, अगर मैंने देखा बड़े बड़े जिनको बहुत नींद आती है ड्राइविंग करते समय नासिक में, उनको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, पता नहीं कौन कहां से कब आ जाए। ट्रैफिक पुलिस के अलावा सब आ जाते हैं। तो यदि ये दो एस्पेक्ट हम लें ड्राइविंग का, एक है प्लेजर और एक है कन्वीनियंस। अब इन दो एस्पेक्ट के अलावा ड्राइविंग के अंदर कितने मुद्दे हैं जो एक्सीडेंट से आपको बचाने के लिए बताए जाते हैं और आप सीखते हो। वो कार का जो डिजाइन है, एयरबैग्स, वो सब सेफ्ट वो क्या है, सीट बेल्ट, वो सीट बेल्ट पहनना। आजकल तो गाड़ियां ऐसी कि जब तक आप वो सीट बेल्ट नहीं डालोगे वो गाड़ी चू 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 आवाज करती रहेगी। नाक में दम कर दी जब तक उसको आप नहीं बांधोगे। वो बात अलग है कि इंडियंस हम लोग बहुत जुगाड़ू हैं, उसको पीछे से बांध देते हैं। ले, तू कौन सी भी कंट्री की आई होगी गाड़ी, हम देसी के सामने हमारा दिमाग वो जर्मन टेक्नोलॉजी से भी आगे चलता है। पता नहीं उनको पता चले तो उन्होंने वो नई टेक्नोलॉजी निकाली, पीछे से भी डालोगे तो टू टू आवाज आएगी। तो सीट बेल्ट्स हैं, वो एयर बैग्स हैं, कितने सारे सेफ्टी मेजर्स, हाँ, सब कुछ बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, फिर बाद में ड्राइविंग करते समय रोड पर कितने सेफ्टी मेजर्स हैं। ये जो स्पीड ब्रेकर्स किलर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स नहीं, नासिक में आजकल जो स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं, ऐसे 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 लगता है कि जैसे आप ऊंट पे बैठे हैं। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कुछ समय के लिए लगता है जैसे आप कोई है ना राजस्थान के महाराज हैं, ऊंट पे बैठे हैं या हाथी पे बैठे हैं। होगा आपका मारुति 800। तो वो स्पीड ब्रेकर, फिर बाद में इतने सारे सिग्नल और ये लेन, यहाँ पर ये नो टर्न नो एंट्री, कितने सारे, ये सब क्यों क्यों है? ताकि एक्सीडेंट ना हो। उसके बावजूद एक्सीडेंट होते। तो इंटेलिजेंट ड्राइवर कौन है? इंटेलिजेंट ड्राइवर उसको बताया गया है कि जो सही समय पर पहुंचे, सही स्पीड पकड़े और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए बिना एक्सीडेंट के वन पीस में आपको पहुंचाए, है कि नहीं? वन पीस में जो आपको पहुंचाता है। अब देखो कि बहुत बार ये देखा जाता है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, वो ट्रैफिक रूल्स वो हमारे सेफ्टी के लिए बनाए गए। अब जब कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, बहुत बार देखा गया है ऐसे, बहुत से आजकल ये सीसीटीवी के ऊपर होते हैं कि एक्सीडेंट्स हुए तो ट्रैफिक रूल्स जब उन्होंने तोड़ा, आजकल तो सिग्नल के ऊपर वो सेकंड्स भी लगा देते हैं कि भाई देख लो कि तुम्हें जाने के लिए अभी 70 सेकंड बाकी है, बैठे रहो इत्मीनान से, हाँ, जो भी माला वाला करनी है कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसका वो फ्लिकरिंग चालू हो जाता है कि बस 5 सेकंड अभी, 2 सेकंड अभी, 3 सेकंड, लोग कैसे दौड़ना शुरू करते हैं। और अक्सर होता यह है कि जब कोई बहुत जल्दबाजी में किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और जिसको इंग्लिश में एक सेइंग है, पेनी वाइज पाउंड्स फुलिश, कि जब पहुंचने का प्रयास कर रहा है और रास्ते में जब वो रूल फॉलो नहीं करने की वजह से जब उसका एक्सीडेंट होता है तो किसी और ही डेस्टिनेशन में पहुंचा है अभी वो, जहां उसको पहुंचना चाहिए था उसके अलावा किसी और ही डेस्टिनेशन पर पहुंचा।
मुझे किस्सा याद आ रहा है। मैं खुद कन्फेस करूंगा कि ये एक मैंने ड्राइविंग बहुत रैश ड्राइविंग करी थी एक बार। जब मैं नासिक आया करता था, 3 दिन नासिक 3 दिन बम्बई, जब वो सिलसिला चल रहा था 2006-07 में, तो सुबह की तपोवन पकड़कर आता था मैं। तपोवन का टाइम क्या है? 6:10 वीटी से। तो बंबई में 3 दिन प्रोग्राम और सारे लेट नाइट प्रोग्राम्स होते थे। तो एक ऐसा ही लेट नाइट प्रोग्राम मेरा रात के 1 बजे पूरा हुआ। मैं आया मंदिर राधा गोपीनाथ टेम्पल, और मेरे एक वहाँ के काउंसिली वो नासिक आना चाह रहे थे मेरे साथ। तो वो हमारे बेस से डायरेक्टली मुझे वीटी स्टेशन मिलने वाले थे। तपोवन एक्सप्रेस में हम दोनों की बुकिंग थी। मैं उठा 6 बजे। ट्रेन कितने बजे की है? 6:10 की ट्रेन वीटी से। 6 बजे उठा तो देखा उनके 7-8 मिस कॉल्स है वो मेरे काउंसिली के। तो मैंने उनको कॉल किया। वो बोले कि प्रभु जी मैं तो पहुंच गया हूं, आप किधर हैं? और टिकट उनके पास है। तो मैंने कहा देखो मैं लेट हो गया, मैं निकल रहा हूं, और भागते भागते मैं ये सब बातें कर रहा हूं। तो मैंने सोचा वीटी तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ये ट्रेन दादर में पकड़नी होगी मुझे। दादर ये ट्रेन पहुंचती है 6:25 और 5 मिनट ही रुकती है दादर। तो मैंने उस विद्यार्थी को कहा मैं दादर मिलूंगा तुम्हें, तुम इंजन ड्राइवर को बोलना कि वो 5 मिनट रुक सकता है क्या? बोला प्रभु जी क्या? इंजन ड्राइवर को मैं ये बोलूं और वो सुनेगा? आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? तो मैंने कहा बोलने में क्या जा रहा है, वैसे भी ट्रेन मिस होने वाली है, बोलने में क्या जा रहा है? तो बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूं। तो वो तो वहां वीटी में बैठ गए। मैं बाहर आया टैक्सी पकड़ने के लिए, एक ही टैक्सी खड़ी थी। उस टैक्सी वाले को कहा भैया जितनी जल्दी हो सके मुझे दादर स्टेशन दादर टीटी स्टेशन ले चल। बोला साहब महाराज मैं नया नया आया हूं, रास्ता नहीं पता। अब देखो नसीब कैसा कि उसी दिन मुझे बंबई में ऐसा टैक्सी वाला मिला जिसको दादर का रास्ता नहीं पता। मैंने ढूंढा और कोई टैक्सी नहीं थी वहां पर। मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम बगल में बैठो, मैं ड्राइव कर। ऊपर से नीचे मेरे तरफ देख रहा है। मैंने लाइसेंस दिखाया, मैंने देखा भैया लाइसेंस है, मेरा ही चेहरा है, देखो देख लो। हाँ, फिर भी वो नहीं मान रहा था। उसको मैंने 200 रुपया एक्स्ट्रा दिया पहले से, तेरे मीटर के भी दूंगा, ये 200 रुपया। तो मान गया, बगल में बैठा है। वहां से जो मैंने जिंदगी में पहली बार टैक्सी चलाई, वो काली पीली, मुंबई की काली पीली टैक्सी। और क्योंकि सुबह कोई सिग्नल वगैरह था नहीं, तो 110 की स्पीड पे बेचारा वो टैक्सी वाला देख रहा था, और सब लोग बाहर देख रहे थे कि ये टैक्सी वाला टैक्सी की यूनिफॉर्म में बगल में बैठा है और ये महाराज टैक्सी चला रहे हैं। फाइनली वहां पर मैं 6:25 पहुंचा। कोई चांस नहीं था वो मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर तपोवन पकड़ पाता। फिर भी मैंने चांस लिया। वो मेरे काउंसिली को फोन किया। उसने कहा प्रभु मैंने तो इंजन ड्राइवर को बोला है, मैंने बता दिया है कि हमारे वो नासिक के महाराज हैं, प्रचारक हैं, वो है थोड़ा लेट हो गए, वो आ रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा रुक जाओ। वो रुक गया। मेरा भारत, हाँ वो रुक गया। और फाइनली ट्रेन पकड़ ली। हरी वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। पॉइंट क्या है कि ड्राइविंग विदाउट एक्सीडेंट्स। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपके वजह से दूसरों का एक्सीडेंट होता रहे, आप बचे रहें। हाँ, दैट इज नॉट इंटेलिजेंट ड्राइविंग। तो यहां पर
इस एग्जाम्पल से ये मुद्दा कि ड्राइविंग विदाउट एक्सीडेंट्स। सेकंड एग्जाम्पल है स्विमिंग विदाउट ड्राउनिंग। अच्छा, अब ये थोड़ा मुश्किल है इंडिया में। कितने लोगों को तैरना आता है यहां पर? अच्छा, बहुत बार मैंने सुना है कि कई बार जब हम पूछते हैं तैरना आता है, हाँ प्रभु जी थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, तैरने में ये थोड़ा बहुत नहीं होता, या तो आता है या नहीं आता है। हाँ? ये थोड़ा बहुत नहीं होता है तैरने में। तो अब देखिए, जब कोई व्यक्ति डूबता है, यदि मैं ये प्रश्न पूछूं पानी में ही डूबेगा, तो क्या पानी उसके डूबने का कारण है या नहीं? नहीं। तो बिना पानी के भी कोई डूब सकता है, पानी डूबने का कारण नहीं है। हाँ? नहीं। तो क्या कारण है? तैरना नहीं आना। तैरना नहीं आना वो डूबने का कारण। तो फिर जो तैराक है, जो कुशल तैराक है, कुशल तैराक कैसे पहचाना जाएगा? कि जो तैर कर पार कर जाए और डूबे ना। हालांकि पानी के अंदर शक्ति है, गहरे पानी के अंदर शक्ति है किसी मनुष्य को डुबाने की। अब देखो, जो तैरना नहीं जानते, कई बार दुर्भाग्यवश डूबकर यदि कोई किसी सरोवर में मर भी जाए, तो उस व्यक्ति में, और जिसको तैरना आता है, ऐसा नहीं कि जो तैराक होते हैं वो कुछ अलग अंग लेके पैदा होते हैं, नहीं। ऐसा नहीं कि वो पिछले जन्म में मछली थे, इसकी वजह से उनको अभी भी याद है कि कैसे तैरते हैं। हो सकता है कई हो पिछले जन्म में मछली हो, परंतु दोनों एक समान हैं। परंतु एक व्यक्ति ने इस प्रकार का तैरना सीखा है कि वो अंडर वाटर, पानी के ऊपर, ये वो अलग अलग जो स्टाइल्स होते हैं तैरने के, वो सब स्टाइल्स करते हुए कई बार वो ऐसे दिखाता भी है कि वो डूब रहा है, चला गया, पता ही नहीं चल रहा है कितने मिनट तक वो अंदर है, अंडर वाटर है, और फिर अचानक कहीं बाहर निकलता है, आधे किलोमीटर दूर बाहर निकलता है वो। तो कुशल तैराक कौन है? स्विमिंग विदाउट ड्राउनिंग। कुकिंग विदाउट बर्निंग। और या इसके साथ एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि खाना पकाना या प्रसाद बनाना दो एक्सट्रीम है, या तो अधपका रह जाना, अंडर कुक्ड एंड ओवर कुक्ड, ये दोनों एक्सट्रीम है। तो कई बार हम देखते हैं कि जिनको ठीक से खाना पकाना नहीं आता, तो और कुछ पकते हैं, खाना खाने के अलावा और कुछ पक जाता है। जैसे खीर है, अब खीर, उसको यदि आप बहुत सोचो कि अरे जलनी नहीं चाहिए इसलिए जल्दी बंद कर दो गैस, तो एक बार खीर नीचे जल गई तो पूरे पतीले में उसकी बदबू रह जाएगी, जली हुई खीर की बदबू रह जाएगी। तो जलनी नहीं चाहिए इसलिए पहले बंद कर दिया, तो फिर चावल कच्चे रह जाएंगे या फिर दूध एकदम कच्चा रह जाएगा। तो उस खीर को पकाने के लिए जो बहुत एक्सपर्ट स्वीट मेकर्स हैं, वो जानते हैं कि कितनी देर तक और कैसे उसे हिलाते रहना। मुझे याद है एक वृंदावन यात्रा में, राधानाथ महाराज की वृंदावन यात्रा, जहां पर 4000-5000 लोग डिवोटीज आते हैं, तो मैं एक बार किचन में गया हेल्प करने के लिए। हमारे दामोदर प्रभु थे, तो दामोदर प्रभु ने मुझे बोला ठीक है आप हेल्प करना चाहते हैं, गाजर का हलवा आज बना रहे हैं हम। कितने लोगों के लिए?
5,000 लोगों के लिए गाजर का हलवा। कितनी गाजर? 800 किलो गाजर। और वो जो बर्तन था, वो बर्तन का हाइट इतना था, इतना बड़ा पतीला, एक साथ 800 किलो गाजर। उसको आपको उस दूध के साथ हिलाते रहना, हिलाते रहना। तो मुझे एक स्टूल पे खड़ा किया गया, मेरी हाइट तक वो इतना, तो मुझे और ऊपर उसको हिलाने के लिए। तो दामोदर प्रभु जी, सुना आप फौज में थे, तो अभी इज्जत का सवाल है। बोला इसको हिलाते रहिए प्रभु। मैं बोला कब तक? जब तक मैं बोलूं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नॉन स्टॉप मैंने जिंदगी में पहली बार 7 घंटे दामोदर प्रभु ने, अभी उन्होंने पहले ही बोल दिया था आप तो फौजी हैं, 7 घंटे क्या है। तो ये सब छिल गए थे, ये पूरा जाम हो गया था कंधा यहाँ पे, 7 घंटे उसको हिलाते रहो। तो मैंने कहा ये 7 घंटे ये गाजर, इसका तो सही में हलवा हुआ नहीं क्या अभी तक? तो बोले नहीं प्रभु, वो पूरा दूध और वो मावा पूरा मिक्स होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं आता, वो दामोदर प्रभु आप अगर जानते हैं उनको, तो आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, वो परफेक्शनिस्ट है। अभी जैसे कोई अगर इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं है, तो वो गाजर हलवा मतलब गाजर हलवा हो गया, उतना काफी है उसके, 7 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट है, हाँ, हिलाते रहो, हिलाते रहो, सही में तुम ही हलवा आता, तुम हिलते रहो 7 घंटे। और तब जाकर वो जो उसका कंसिस्टेंसी आया। तो मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं इतने नॉन स्टॉप एक जगह पर इस प्रकार का इंटेंस कुकिंग कुछ था नहीं, बस खाली हिलाते रहना, आपको नीचे टच नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, थोड़ा भी नीचे टच नहीं होना चाहिए। और वो दामोदर प्रभु आके चेक करते थे। वो चेक कैसे करते थे? मैंने सोचा वो मेरी कड़छी लेके चेक करेंगे, वो दूसरी कड़छी लेकर आते थे कि मुझे 1 मिनट के लिए भी कोई रिलीफ नहीं मिले। वो दूसरी कड़छी लेके चेक करते थे। फिर बोलते प्रभु जी थोड़ा चिपक रहा है, थोड़ा ताकत लगाओ प्रभु जी, हाँ फौजी है ना। और उसके बाद मैंने देखा जब वो सर्व हुआ, सबको जब सर्व, मैं अब खाने की इतनी इच्छा नहीं थी, क्योंकि 7 घंटे आपने इतना ओवर एसोसिएशन कर लिया है उस गाजर के हलवे का, तो इतना मैं थक गया था। लेकिन फिर मैं देखना चाहता था कि कम से कम जो डिवोटीज वो लोग रिलिश कर रहे हैं कि नहीं। तो इतना इतना सा दिया जा रहा था सबको। और वो जो मैं 7 घंटे हिलाया, मैंने देखा लोग उसको 7 सेकंड में खत्म कर रहे थे। 7 सेकंड में खत्म। तो काफी डिटैचमेंट भी हुआ फिर उससे। तो कुकिंग में जो एक्सपर्ट कुक कौन है? एक्सपर्ट कुक इज दैट कुक who leaves the preparation neither undercooked nor overcooked. अब इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। Eating without getting fat. अब देखो बहुत बार लोग जो हैं वो, जैसे हमने कहा ना कि एक बहुत अजीब डाइकोटोमी आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में देखी जाती है कि जो ये फैटी फूड्स होते हैं ना, ये पिज्जा, बर्गर, इनको एडवर्टाइज करने वाले जो मॉडल्स होते हैं वो एकदम 0 फिगर वाले होते हैं। तो जो देख रहे हैं उसका फिगर तो इतना 0 है,
हाथ में लिया है इतना बड़ा बर्गर, तो फिर फिगर वैसा बनाएं या वो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको खाएं? क्योंकि उसको जो खाएंगे तो फिगर ऐसा नहीं रहेगा और वो टेस्टी भी है। तो इसलिए अब ऑफ कोर्स आयुर्वेद के अनुसार जब किसी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक प्रकार का होता है, तो उसके अंदर अब जैसे भीमसेन, अब भीमसेन के विषय में बताया गया है कि वृकोदर, वृकोदर मतलब उनके उदर में इतनी शक्ति थी कि वो अनगिनत, जैसे जब वो रह रहे थे विराट नगर में, और उससे पहले जब भिक्षा में वो लोग अज्ञातवास में भिक्षुक का जीवन जी रहे थे, तो भिक्षा में जो भी कुछ खाद्य पदार्थ मिलता था 50% भीमसेन के लिए होता था और बाकी 50% में बाकी पांडव खाते थे। परंतु भीमसेन कोई ऐसे तोंद बाहर निकली हुई है, यहां पे ऐसे नहीं थे वो। He was not obese, भीमसेन। तो ये एक जिसको कहते हैं द आर्ट ऑफ ईटिंग। एक मुझे व्हाट्सएप आया था कुछ एक हफ्ते पहले, ये जो आजकल सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा के टाइटल्स होते हैं ना, उसके ऊपर आया था। 1974 में एक सिनेमा का टाइटल था रोटी, 1974 में। फिर 1982 में एक मूवी निकली अंगूर, रोटी के बाद अंगूर। फिर उसके बाद एक मूवी निकली, उसका नाम था नमकीन, रोटी अंगूर नमकीन। फिर 2004 में एक मूवी निकली, उसका नाम चॉकलेट। 2012 में मूवी निकली, उसका नाम बर्फी। और 2017 में मूवी निकली टॉयलेट। तो शुरुआत कहां से है? रोटी, अंगूर, नमकीन, चॉकलेट, बर्फी, टॉयलेट। 2018 में एकादशी, और 2019 में निर्जला एकादशी। अर्थात उनको फिर 2017 में समझ में आया कि हल्का होना कितना जरूरी है। शिंदे सर खुश हो गए। ट्रीटिंग विदाउट गेटिंग डिजीज्ड। अब देखिए, जो हॉस्पिटल में कितने बीमारग्रस्त जो नर्सेज हैं, दिन रात वहां पर जो नर्सिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों, कई जिनके अंदर एयरबोर्न डिजीज है, वाटरबोर्न डिजीज है, और इतने कीटाणु, बैक्टीरिया, तो इन सब के बीच में रहते हुए जो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं, वो लोग क्या देखभाल रखते हैं खुद की, कैसे वो पेशेंट को ट्रीट करें, खुद पेशेंट ना बने। सो द आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज ट्रीटिंग विदाउट बिकमिंग अ पेशेंट। क्या है ये? इंटेलिजेंट लिविंग का एग्जाम्पल। चैरिटी विदाउट बैंकरप्सी। तो जैसे कि कहा जाता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब यदि घर वालों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है और ये बंदा बाहर जा जाकर दान दे रहा है, परंतु खुद के घर वाले भूखे प्यासे हैं, तो इसलिए ये जो सेइंग है चैरिटी बिगिंस एट होम। श्रील प्रभुपाद एक एयरपोर्ट पे थे और प्रभुपाद अपने साथ संदेश और कुकीज न्यू वृंदावन के लेकर आए थे। तो उस एयरपोर्ट पर डिवोटीज ने, सारे डिवोटीज आए थे, तो कुछ डिवोटीज बांटने लगे वहां पर, बाकी जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे, प्रभुपाद ने बोला उनको बुलाए इधर, डिस्ट्रीब्यूट टू डिवोटीज।
प्रभुपाद बोले चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर में था तो वहां पर रूल ऐसा था कि रात के 8 बजे तक डिनर प्रसाद अवेलेबल रहेगा। उसके बाद वो डिनर प्रसाद चाहे जितना भी बचा हो वो सब आसपास के भिखारियों को बांटा जाएगा। तो सबसे ज्यादा भिखारियों की लाइन लगती थी बाबुलनाथ मंदिर राधा गोपीनाथ के पास। तो एक बार मैं और एक और ब्रह्मचारी हम लोग लेट हुए, तो जैसे ही हम लोग 8-10 को पहुंचे तो वो खिचड़ी का बड़ा पतीला बाहर चला गया था बाबुलनाथ वहां। तो हम लोग प्लेट लेके बाबुलनाथ टेम्पल चले गए और वहां पर वो जो भिखारियों की लाइन थी, तो हम लोग अभी वो जो वहां राधा गोपीनाथ मंदिर के किचन का सर्वेंट था वो वहां पर बांट रहा था। तो हम लोग थोड़ा आगे गए कि भाई हम इसी मंदिर से जहां से खिचड़ी आई है। भिखारी हे महाराज लाइन में लाइन तोड़ दे लाइन में। तो वो लोग सब वो मुर्गा बने बैठे थे, अपना लोटा कटोरा जो भी ले, हम भी फिर उसमें बगल में थाली लेके मुर्गा बन के बैठ गए। वो एक एक लाइन पे आया, फिर फाइनली वो अरे प्रभु जी आप इधर कैसे? बोला अभी क्या करें, पापी पेट का सवाल। और वो भिखारी भी बड़े वो प्राइसी भिखारी थे, उनकी चर्चा चल रही थी, अरे आज तो मंगलवार है, आपका सांबर चावल का दिन होता है, क्या खिचड़ी बना के लाया? हमसे ज्यादा इनको मेनू पता है कि दिन का मेनू क्या है। सो चैरिटी विदाउट बैंकरप्सी, एक्सरसाइजिंग विदाउट कोलैप्सिंग। बहुत से ऐसे उदाहरण हुए हैं ये व्यायामशाला में, जिम्नेजियम्स में, जो उनकी शक्ति से ज्यादा वेट उठाते हैं कि मैं बस एक हफ्ते में वो सारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बाहर निकाल लूंगा मैं अपने, हाँ 6 पैक 8 पैक सारा हो जाएगा। और उसके वजह से बहुत बार बहुत से कैलामिटीज ऐसे देखे जाते हैं। सो एक्सरसाइजिंग विदाउट कोलैप्सिंग, एजुकेटिंग विदाउट कंपीटिंग। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि यदि हम बच्चों को, आज की जनरेशन के बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं तो एजुकेशन दीजिए, उनको ये मत सिखाइए कि कैसे तुम उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करो। मैं जब बंबई के इस कॉलेज में प्रीचिंग करता था, यूडीसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहां की एक सच्ची घटना, एक विद्यार्थी जो कि बहुत होनहार, लेकिन उसे कभी वो सेकंड रैंक नहीं आया। तो एक उसका कॉम्पिटिटर जो कि उनके फाइनल ईयर में वो कॉम्पिटिटर शायद टॉपर बन रहा था, ऐसे इसको लग रहा था। तो इसने वो फर्स्ट रैंक का पोजीशन न जाए इसलिए जो मेन उनका पेपर है उसके 5 दिन पहले सोया नहीं है, बिना सोए इतनी पढ़ाई की। और फिर जब एग्जाम का दिन क्वेश्चन पेपर सामने आया, 100% इसको सारे आंसर्स पता थे, लेकिन इसके हाथ में शक्ति नहीं थी पेन को पकड़ने की। और ये बंदा जो 5 दिन इतनी पढ़ाई किया था बिना सोए, ये 3 घंटा एग्जामिनेशन डेस्क पर सो गया। उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, उसको सारे आंसर्स पता थे, पेन पकड़ा नहीं जा रहा था उससे, और वो फेल हो गया, उस पेपर में फेल हो गया। सो एजुकेशन विदाउट this competitive spirit, earning without cheating, ये बहुत मुश्किल है और बहुत जरूरी भी है। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतना और कमाऊंगा, और अगर इतना मुझे और कमाना है उसके लिए यदि बेईमानी भी थोड़ी करनी पड़े, तो कई बार हम जस्टिफिकेशन क्या देते हैं
कि बिना बेईमानी करे कोई पैसे कैसे कमा सकता है। जस्टिफिकेशन हम दे देते हैं। तो हां, पैसे हमें मिल जाएंगे, परंतु हमें लगता है कि हमें जितनी अपेक्षा थी उससे ज्यादा पैसे मिल गए, अर्थात मैं और धनवान हो गया, परंतु वो बेईमानी के पैसे जो मिले उसके बदले में हमने गंवाया क्या? अपना ईमान। इसलिए बोलते ना बेईमान। हमने बदले में दिया क्या? हमारा ईमान। अब यदि हम हमारे ईमान की कोई कीमत रखते हैं, कोई मूल्य रखते हैं अपने जीवन में और उसे कमा कर रखते हैं, तो वो एक हमारी संपत्ति बन सकती है, या फिर उसे देकर, उस ईमान को देकर इस संसार की जो भी संपत्ति। जैसे एक बार एक राजा, वो उसके जन्मदिन पर वो बाहर निकला अपने राज्य में किसी को बहुत ही विशेष अपनी कृपा देने के लिए। तो उसने एक भिखारी को देखा। उसने पहले कभी ऐसे भिखारी को अपने राज्य में नहीं देखा था। तो उसे और भी दया आई, और उसका खुद का जन्मदिन। तो राजा ने उस भिखारी को, उस समय राजा के पास एक चांदी का सिक्का था, तो राजा ने वो चांदी का सिक्का उस भिखारी को दिया। वो भिखारी इतना खुश हुआ, नाचने लगा, चांदी का सिक्का आज मिला। असली चांदी का सिक्का राजा ने दिया। और नाचते नाचते हुआ क्या कि वो चांदी का सिक्का उसके हाथ से उछला और वो गटर था बगल में, उस गटर में जा गिरा। और गंदा उस गटर का बदबूदार पानी बहता हुआ, उसको चांदी का सिक्का जहां गिरा उसको हल्का सा उसकी चमक दिख रही थी, परंतु गटर का पानी बहुत काला था, दुर्गंधित था। ये हाथ डालकर वो सिक्का निकालने के लिए झुका। और राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक और चांदी का सिक्का देता हूं। तो राजा ने दूसरा चांदी का सिक्का दिया। और राजा जैसे ही निकल रहा था, राजा ने देखा पीछे मुड़कर, उसने ये चांदी का सिक्का लिया, इसको जेब में डाला और फिर गया वो गटर में जो गिरा हुआ चांदी का। राजा फिर मुड़ा, बोला अरे तुझे मैं 2 चांदी के सिक्के देता हूं। उसने 2 चांदी के सिक्के और लिए, फिर भी वो गटर में हाथ डाल। राजा ने बोला मैं तुझे सोने का सिक्का देता हूं। उसको सोने का सिक्का दिया, उसको 2 सोने की मोहरें दी, उसको पूरे एक बैग भरकर सोने के सिक्के का दे दिया। राजा फिर पलट कर देखता था, वो उधर गटर में हाथ डाल रहा है। राजा ने उसको पूरी बोरी भर के, सोने के सिक्कों की बोरी भर के दी। वो बोरी उठाकर गया फिर वो गटर के पास। तो राजा को समझ में आया कि कई लोग इस संसार में ऐसे हैं कि भगवान उनको बहुत प्रचुर मात्रा में दिए हैं, दे रहे हैं, लेकिन बेईमानी का पैसा गटर वाला उठा के रखना है। अपने आदत से बाज नहीं आते। गटर का पैसा जरूर लेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। चाहे बाकी सोने के सिक्के भर भर के तुमको कोई देगा, लेकिन नहीं। तो इसलिए अर्निंग विदाउट चीटिंग इज आउट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग। लिविंग विदाउट एंटैंगलिंग। फाइनली जो भगवान इस वाक्य में भगवान जो बोल रहे हैं कि नैव किंचित करोति सह, कि कर्म करते हुए अकर्ता बनना। कि इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि मकड़ी अपने जाल में कभी नहीं फंसती। वो जाल बुनती है, परंतु उस मकड़ी के जाल में बहुत से अन्य जो कीटाणु हैं, मच्छर इत्यादि हैं, वो फंसते हैं, परंतु वो मकड़ी कभी अपने जाल में, और पूरे जाल में यहां वहां घूमती हुई दिखती है, कभी फंसती नहीं वो। तो उसी प्रकार से
जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान कर्मयोगी है, वो इस संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए वो अटकता नहीं, एंटैंगल नहीं होता। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये एक मैंने कुछ समय पहले मैंने बॉम्बे में कुछ हमारे कांग्रीगेशन के बच्चे और थोड़े कॉलेज स्टूडेंट्स मिलके, मतलब कांग्रीगेशन के बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक टॉक दी थी। तो उसमें मैंने ये प्रश्न पूछा था। तो उस टॉक का टाइटल था आई लाइक इट। तो ये मैंने प्रश्न पूछा था कि व्हाट वुड यू प्रिफर, उन बच्चों को पूछा था, some activity which you like to do but it is not beneficial to society। तुम्हें वो करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन समाज के लिए वो हितकारी नहीं है। तो बहुत से बच्चों ने ऑनेस्टली कहा कि प्रभु जी, हम जिस उम्र में हैं हम तो वही करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें नहीं पता अभी ये उसमें बेनिफिशियल है या नहीं है। जैसे हमारे फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम, वो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको बुलाया लंदन में, जब एक ब्रिटिश लॉर्ड ने इनका जो मैथ्स के अंदर प्रशिक्षण देखा, निपुणता देखी, तो इनको लंदन में बुलाया और वहां पर उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो वो एडमिट हुए। तो वहां की नर्स ने चिकन सूप लेकर आए। तो श्रीनिवास रामानुजम, उन्होंने जब वो नर्स को पूछा कि ये क्या है, ये बहुत अजीब सी बदबू आ रही है इसमें, तो नर्स ने कहा ये चिकन सूप है तुम्हारे हेल्थ के लिए। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उस नर्स को पूछा, यू आर गिविंग मी चिकन सूप फॉर माई हेल्थ, what about the health of the chicken? What about the health of the chicken? तो ये मेंटालिटी क्या है? I like chicken. I don't care about the chicken because I like it. I like it even if it is not beneficial to the society. तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है आई डोंट लाइक इट बट इट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम दिए, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो 4 नियम दिए हैं, ये 4 नियम पालन करने में मजा नहीं आता है। We don't like it per se, but it is beneficial to the society। जैसे कि एक स्टूडेंट ने, क्योंकि उसके अंदर कुछ बाहर के भी थे, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे ये रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा इट इज लाइक सेइंग आई डोंट बिलीव इन मंडे। I don't believe in the day Monday. Why? Because I don't like Monday. I believe in Sunday. Why? Because I like Sunday. So just because you like something doesn't mean that the other thing which you do not like doesn't exist. You don't like reincarnation doesn't mean reincarnation doesn't exist. अब होता क्या है कि ये जो आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, हमको ये कॉन्सेप्ट्स जो हमारी परवरिश हो रही है उसके अनुसार मिलते हैं, उसके अनुसार हमारा एक माइंडसेट बनता है, उसके अनुसार हमारे एक परसेप्शन, एक दृष्टिकोण बनता है। जैसे कि बहुत से हमारे विद्यार्थी जब वो नए नए हरे कृष्णा मंदिर में आना शुरू करते हैं तो
जनरली उनके जो परिवार वाले या रिश्तेदार जो अगेंस्ट है, ये सारे भक्ति कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट है, तो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? तू पागल हो गया इस उम्र में, तू पागल हो गया इस उम्र में, ये माला झोली लेके पागल हो गया। तो शुरुआत में वो स्कूल में जाता है, तू पागल हो गया है, टीचर्स बोल रहे हैं तू पागल हो गया है, घर आता है पेरेंट्स बोल रहे हैं तू पागल हो गया है। तो जितना वो ये सब सुनता है तो उसको धीरे धीरे क्या लगता है कि जो अपने युवावस्था में भगवान का नाम ले रहा है, माला झोली लेके मंदिर जा रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, वो पागल होता है। वो क्या होता है? वो पागल होता है। तो जैसे उसी प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया कि मैंने उनको एक ग्लास में 17 चम्मच चीनी मिला के कहा कि पियो। बोले 17 चम्मच चीनी, पागल हो गए आप। फिर मैंने पेप्सी की बोतल दी। मैंने कहा तुम्हें पता है ये पेप्सी की जो बोतल है 250 ml की, इसके अंदर कितने शक्कर चम्मच है? वो एक पेप्सी की बोतल, उसके अंदर 17 चम्मच शक्कर होती है। तो जब उसको एडवर्टाइज कर कर उसको टेस्टी बनाकर जब दिया जाता है, आई लाइक इट इवन इफ इट इज नॉट बेनिफिशियल, बिकॉज आई लाइक इट, इट इज बेनिफिटिंग माई लाइकिंग। और वही जब उनके स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक भौतिक स्वास्थ्य के लिए कुछ बताया जाता है तो I don't like it, therefore it cannot be beneficial. और जो थर्ड, liking what is beneficial to the society. अब देखिए कि फिर से समाज के अंदर क्या बेनिफिशियल है, इसका ही अगर कॉन्सेप्ट बदल दिया जाए। लोग अगर ये बोल रहे हैं कि केवल अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष को निकाल दो, केवल अर्थ और काम यही सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तो पूरी परिवार की परंपरा किस पर चल रही है? परिवार की परंपरा न तो धर्म पर चल रही है न मोक्ष पर चल रही है, केवल इसको पढ़ा लिखा कर कैसे अर्थ कमाना है और कैसे काम की पूर्ति करनी है, बस अर्थ काम, काम अर्थ, बस वही चल रहा है। तो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी अगर उसी को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव बना लेती है, दोनों ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव दोनों उसी को बना लेते हैं, तो फिर आपका सोसाइटी में योगदान या वही होगा कि कितना तुम अर्थ प्रोड्यूस करके सोसाइटी को दे रहे हो, तुम्हारा वही कंट्रीब्यूशन है। अनर्थ कितने पैदा हो रहे हैं? नहीं। इनफैक्ट बड़े बड़े देशों के अंदर जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सारे जो अनर्थ हैं, इनको अर्थ माना जाता है। इसके बिना तो तुम जी नहीं पाओगे, इसके लिए तो जीना चाहिए। तो आपने सुना होगा, बचपन में हमको ये स्टोरी थी, द नेकेड एम्परर। ये स्टोरी सुनी आपने, द नेकेड एम्परर। तो ये राजा था और इस राजा को एक अपने बड़े उसके बर्थडे फंक्शन पर उसे एक आलीशान ड्रेस पहनना था। तो जो टेलर, वो टेलर इस राजा को सबक सिखाने के लिए कि इतना गुरूर इसके अंदर, इतना ये आसक्त अपने देहात्म बुद्धि में, तो टेलर ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि पूरे राज्य में पहले टेलर ने कहा कि राजा कि जो जन्मोत्सव का ड्रेस बनने वाला है, जो नागरिक हमारे राज्य में यदि इस राजा के इस नए पोशाक का गुणगान नहीं करेगा, उसे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मृत्युदंड। और इस टेलर ने कोई ड्रेस नहीं सिया और राजा के सामने
प्रिटेंड किया कि ये राजा आपका नया पोशाक मैंने बनाया है, और सब लोग आकर ग्लोरीफाई करने लगे, क्या ड्रेस बनाया है, ऐसा ड्रेस तो हमारी कोई राजा ने कभी नहीं पहना। तो इतने सारे लोग, तो राजा को लगा सच में शायद ड्रेस है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो वो तथाकथित ड्रेस, इल्यूजरी ड्रेस वो पहनता है वो पूरा नंगा, बाहर जाता है अपने राज्य में, और सारे, क्योंकि सबको ये फतवा दिया गया था, तो सभी क्या हो, राजा की जय हो, आज राजा कितने सुंदर लग रहे हैं, हाँ सही में जब पैदा हुए थे वैसे ही लग रहे हैं। तो सब गुणगान कर रहे हैं, सब गुणगान कर रहे हैं। एक पिता अपने छोटे से बच्चे को हाथ में गोदी में लिए हुए, वो भी गुणगान, राजा की जय हो, राजा आज बहुत सुंदर लग रहे। छोटा, ए नंगा, शेम शेम पप्पी शेम पप्पी शेम। वो अकेला, उसने राजा का पर्दाफाश किया। तब जाकर राजा को समझा कि मैं निर्वस्त्र हूं। प्रोपेगेंडा ने, ये इसका परपोर्ट क्या है कि प्रोपेगेंडा ने मुझे आज कोई नई पोशाक दी है, विश्वास दिला दिया कि मैं एक नई पोशाक में हूं। तो कई बार क्या होता है कि हम ये प्रोपेगेंडा के समाज में रहते हैं, तो सभी प्रोपेगेंडा कर करके, और उसमें से कोई एक उस समाज से निकलकर जब भक्ति के समाज में जाने का प्रयास करता है, तो जैसे वो खेकड़े की प्रवृत्ति, तू बाहर कैसे जा रहा है, हाँ है, क्योंकि वो भी बाकियों की तरह ऐसे ही घूम रहा था निर्वस्त्र। किसी ने पॉइंट आउट किया, ए शेम शेम पप्पी शेम, तब उसको समझ में आया, अरे मुझे इतने वर्षों से बेवकूफ बनाया जा रहा था। और जब निकलने का प्रयास करता है तो उसे फिर क्या प्राप्त होता है। तो अब इसमें श्रील प्रभुपाद ने ये 4 प्रकार के लोग बताए, बहुत इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद बोले एक्टिव फूल। तो एक्टिव फूल कौन है? मोस्टली प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशन में बोले, मोस्टली यू विल फाइंड 90% of the people, they don't know why they are working so hard. किसके लिए वो इतना काम कर रहे हैं, अथक प्रयास मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव है, पता कुछ नहीं है फाइनली किसके लिए इतना सब कुछ मेहनत। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वीडियो मिला ये एक्टिव फूल के कनेक्शन में, तो आपको पहले वो दिखा दें। जो बोला एक्टिव फूल इसी प्रकार से, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, उसके पीछे ही वो बांधी हुई है वो गेंद, और उसी के पीछे भाग रहा है, और वो भागने की वजह से और दूर जा रही हो गई। तो इसलिए जो प्रभुपाद ने कहा कि एक्टिव फूल, फिर उसके बाद एक्टिव फूल से एक हायर कि मूर्ख है परंतु एक्टिव नहीं है। मतलब जैसे कि मान लो कि वो कुत्ता एक जगह पे बैठा हुआ, उसको पता चल गया कि ये मेरे को किसी ने बेवकूफ बनाया, मेरे पूंछ पे बांध के मुझे बेवकूफ बना रहा है, नहीं भागूंगा। तो कम से कम एक्टिव फूल से बेहतर है। फिर प्रभुपाद ने कहा कि थर्ड वो है एक्टिव इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है परंतु इंटेलिजेंट होने के साथ साथ यदि उसको बहुत अथक मेहनत भी करनी पड़ रही है तो वो भी हाईएस्ट लेवल नहीं। प्रभुपाद ने कहा द हाईएस्ट लेवल इज लेजी इंटेलिजेंट। जैसे प्रभुपाद को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, ये आपके हरे कृष्ण वाले खाली मृदंग करताल लेके कीर्तन करते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, और फिर हमने देखा अच्छा प्रसाद खाते हैं ये लोग, हाँ ये लोग कुछ काम धंधा करते हैं कि नहीं?
तो प्रभुपाद ने वो छड़ी हाथ में ली, अपनी थोड़ी ऊपर की, छाती आगे करते हुए बोले, अमीर बाप का बच्चा काम नहीं करता। अमीर बाप का बच्चा काम नहीं करता। तो वो था ना एक सिनेमा में, उसके यहां पे लिख दिया था, मेरा बाप चोर है। तो हम लोग सब हरे कृष्णा के डिवोटीज क्या बोलते हैं, मेरा बाप माखन चोर है। तो इसलिए लेजी इंटेलिजेंट मतलब वो उतना ही काम करता है जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जरूरी है। और इस शरीर से छुटकारा पाने के लिए चाहे कितने भी मेहनत करनी पड़े, उस मेहनतगत जीवन को जब वो जीता है तो उसे कहते हैं लेजी इंटेलिजेंट। कि वो इस जेल खाने को दुरुस्त करने में नहीं लगता। कोई यदि अपने 6x6 के जो सेल को बहुत आलीशान बनाने में लग जाए और उसको बना भी ले, एसी सेल बना ले, 6x6 का एसी सेल बना दे, लेकिन फिर भी वो क्या कहा जाएगा, एक्टिव फूल। और जो उस जेल में किसी दूसरे सेल में रह रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो खाली इंटेलिजेंटली इसी प्रयास में है कि कब मुझे मौका मिलेगा यहां से बाहर निकलने का। तो दोनों को देखा जाए तो लगेगा कि एक जो है वो निकम्मा बैठा हुआ है, परंतु वो किस प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, उस जेल से रिहा होने के लिए बैठा हुआ है। और एक वो जो दूसरे सेल में लगा हुआ है, उस सेल को आलीशान बनाने में, वो उस कुत्ते के समान है जो उसी सेल में रहने के लिए परमानेंट सिचुएशन अपनी ढूंढ रहा है। तो यहां पर हम हमारे इस सत्र में इस मुद्दे तक आए हैं जहां पर भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी को अभिप्रवृत्त होना है और नित्य तृप्त होना है तो उसे इस प्रकार का इंटेलिजेंट लिविंग जीना है। और जब कोई ऐसा इंटेलिजेंट लिविंग जीता है तो उसको भगवान बोलते हैं निराश्रित हो जाता है। वो निराश्रित अर्थात इस भौतिक संसार की कोई भी आश्रय की वस्तु की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती, अर्थात वो डायरेक्टली भगवान के आश्रय में चला जाता है। और उस मुद्दे की चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सेटिंग में, जहां पर भगवान बता रहे हैं कि इन सब का पालन करते हुए कैसे निराश्रित बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।